चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये दोनों को ढंग से समझने के लिए आपको पहले कुछ बातें आनी चाहिए। तो पहले मैं आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपको वो दोनों प्रोसेस समझ में आएगा। अब आप लोग लिखें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आने के बाद ही आपको चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन तरीके से समझ में आएगा। पहली बात ये जानना है कि हमारे पास जो भी मटेरियल है उसको हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। ये जो डिवाइड करने का जो बेसिस है वो हमें कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी के आधार पर हम मटेरियल को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं कंडक्टर, दूसरा को बोलते हैं इंसुलेटर और तीसरा को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी materials can be classified into 3 type। तो अब आपके पास मटेरियल आ गया। ये मटेरियल को हम 3 भाग में बांट दिए। एक को हम बोलेंगे कंडक्टर, सेकेंड हमारा हो गया इंसुलेटर, ध्यान देंगे इस इंसुलेटर को हम नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। तो और नॉन कंडक्टर या इसी को एक और नाम है डाई इलेक्ट्रिक। ये तीनों नाम ध्यान कर लें, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर या डाई इलेक्ट्रिक, तीनों एक ही चीज है। और जो थर्ड टाइप है वो हमारा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर जो है आपको डिटेल से मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। तो ये विल बी टॉट इन मॉडर्न फिजिक्स। अब हम चर्चा करेंगे कि इंसुलेटर क्या है और कंडक्टर क्या है। तो अब मैं पहले इंसुलेटर के बारे में चर्चा करता हूं, उसके बाद कंडक्टर के बारे में चर्चा करूंगा। अब हम लोग इंसुलेटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखिए इंसुलेटर। आप जान गए इसी का नाम डाइलेक्ट्रिक है और इसी का नाम नॉन कंडक्टर भी है। अब इंसुलेटर मटेरियल क्या होता है जो समझे। तो कोई भी मटेरियल है तो आप जानते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और मॉलिक्यूल्स जो है एटम से मिलकर बना है। एटम्स में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है। तो ऐसा मटेरियल जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहे या कुछ न्यूक्लियाई के चारों ओर घूमता रहे, पूरा मटेरियल के वॉल्यूम में इधर उधर नहीं मूव करे, तो उस तरह के मटेरियल को इंसुलेटर कहा जाता है। मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो इलेक्ट्रॉन्स जो है पर्टिकुलर न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई के चारों ओर ही घूमते रहता है, वह उससे निकल नहीं पाता है, उससे निकल के इधर उधर मूव नहीं कर पाता है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जो अगला क्लास होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाएंगे। तो इसमें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें? इंसुलेटर में। और इस तरह के मटेरियल चार्ज पार्टिकल्स को अपने से होकर फ्लो नहीं करने देता है। तो ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट हो, नहीं हो, जिससे चार्ज पार्टिकल फ्लो नहीं करे, इंसुलेटर कहलाता है। तो इसको नोट किया जाए कि इंसुलेटर्स in them free electrons are absent। ये एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं मतलब क्या होता है? हेयर इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। ये बाउंडेड है, न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। और इसी वजह से ये मटेरियल अपने से होकर के जो है चार्ज पार्टिकल को फ्लो होने नहीं देता है। तो लिखिए, दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ चार्ज्ड पार्टिकल्स to flow through them are known as insulators या नॉन कंडक्टर्स या डाइलेक्ट्रिक्स। या कुछ एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं। रबर इंसुलेटर है, प्लास्टिक इंसुलेटर है, वुड इंसुलेटर है। तो इस तरह से नायलॉन इंसुलेटर है। इट इज तो ये सब रबर, प्लास्टिक, वुड, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपका इंसुलेटर है। तो अगर जो है ये जो अगर कोई इंसुलेटर है तो इसमें क्या होगा कि जहां पे आप चार्ज करेंगे, मान लीजिए कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये इंसुलेटर है, जिसको आपने यहां चार्ज किया तो चार्ज यहीं लोकलाइज रहेगा, यहीं पर रहेगा, जहां रखे वहीं रहेगा। ये मूव नहीं कर सकता है, अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। अगर आपने यहां चार्ज दिया, अगर यहां पे डेंसिटी ज्यादा दे दिया तो यहां ज्यादा रहेगा। तो जहां चार्ज रखोगे इंसुलेटिंग मटेरियल पर वहीं चार्ज रहेगा। कंडक्टर में देखेंगे आगे कुछ अलग चीज होगा। तो लिखिए कि चार्ज स्टेज एट द प्लेस वेयर इट इज केप्ट। तो इंसुलेटर के बारे में मैंने यहां पे 3 बातें बताया। ध्यान रखेंगे कि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है बाउंडेड होगा और इससे चार्ज पार्टिकल फ्लो नहीं करेगा। और एग्जाम्पल रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, नायलॉन, प्योर वाटर भी जानकारी के लिए बता देता हूं, वह इंसुलेटर है। फिर आपका जो है चार्ज जहां रखोगे वहीं रहेगा, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा। लेकिन कंडक्टर में अलग बातें होंगी। तो ये इंसुलेटर के बारे में होगा। अब हम कंडक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम कंडक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो कंडक्टर में क्या होता है कि इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वह भी मॉलिक्यूल से बनेगा, मॉलिक्यूल्स आइटम से बनेगा। आइटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें बहुत सारे माने मॉलिक्यूल्स हैं या आइटम्स हैं। तो न्यूक्लियस हुआ, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इसमें जो न्यूक्लियस से दूर जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो जो लूजली जो है इसके साथ बाउंडेड होता है कंडक्टर में। जब ये लूजली बाउंड होता है तो ये क्या होता है, वहां से निकल जाता है ऑर्बिट से, और ये जो इलेक्ट्रॉन अब पूरे वॉल्यूम में इधर उधर मूव करने लग जाता है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन जो पूरे मटेरियल के वॉल्यूम में इधर उधर मूव कर सकता है उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इस तरह के मटेरियल्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कंडक्टर कहते हैं। मतलब आप ये समझे कि कंडक्टर वो मटेरियल्स है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, फिर समझे कि इसमें जो भी एटम्स हैं उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड है, कम फोर्स के साथ जो है बंधा हुआ है, वो निकल जाता है। और वो ऑर्बिट से निकलने के बाद जो है पूरे मटेरियल में इधर उधर मूव कर सकता है। इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कंडक्टर में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी है, जो कोर के इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों, लेकिन जो वैलेंस के हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के प्रभाव में नहीं है, निकल गया है और निकलने के बाद पूरे वॉल्यूम में इधर उधर मूव कर रहा है, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह के मटेरियल्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों कंडक्टर्स कहलाता है। तो लिखिए कि इन देम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आगे कभी भी मैं कंडक्टर के बिहेवियर के बारे में चर्चा करूंगा तो मैं बोलो कंडक्टर ये है, मैंने समझना है सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पूरे वॉल्यूम में इधर उधर कहीं भी मूव कर सकता है, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी को जो है फ्लो करवा सकता है। इसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर सकता है, किसमें, कंडक्टर में। तो लिखिए कि दे कैन अलाउ चार्ज पार्टिकल्स to flow through them। इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स जो है मूव कर सकता है, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज पार्टिकल जो है का सिस्टमेटिक फ्लो ही तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट करता है। एग्जाम्पल, जितने मेटल्स हैं, जनरली मेटल्स जो भी हैं वह हमारा जो है कंडक्टर्स है। मेटल्स लाइक कॉपर की मैं बात कर लूं, आयरन की बात कर लूं, एल्यूमिनियम की बात कर लूं, तो ये सब जो है आपका कंडक्टर्स है। आपका जो ह्यूमन बॉडी है ना वह भी कंडक्टर है। देखिए ह्यूमन बॉडी, अर्थ वह भी कंडक्टर है। तो अर्थ कब और भी चीजें हैं, लेकिन कम से कम इतना चीज जरूर याद रखें, ह्यूमन बॉडी, अर्थ और कुछ जनरली मेटल जो है आपका वह कंडक्टर्स है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कि कोई भी अगर कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो इसमें कहीं भी तुम चार्ज दे दो, यहां चार्ज दे दो, यहां दे दो, यहां दे दो, कहीं तुम चार्ज दे दो, कहीं चार्ज दे दो, हमेशा ये आउटर मोस्ट सरफेस पर ही आएगा। माने आपने प्लस क्यू दिया तो ये बिल्कुल सरफेस पे आएगा। भले तुम नीचे रख दिए, अगर यहां रख दिए, 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 हमेशा अपने आप आ जाएगा। कहां पे आएगा, सरफेस पे आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें चार्ज पार्टिकल फ्लो कर सकता है। अगर चार्ज पार्टिकल फ्लो कर सकता है तो फ्लो करते करते, चूंकि लाइक चार्ज है,
प्लस प्लस रिपेल करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करेगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस तो सरफेस ही होता है। इसीलिए जब किसी कंडक्टर पे हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज हमेशा जो है सरफेस पर आएगा, जबकि इंसुलेटर में जहां चार्ज रख देंगे बाबू वहीं रहेगा, वो सरफेस पर नहीं आएगा, मूवमेंट नहीं होगा, उसमें मूवमेंट नहीं होता चार्ज का। जबकि इसमें चार्ज पार्टिकल जो है मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो जो है लिखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज देंगे अंदर रहेगा, नो चार्ज इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, जो भी रहेगा बाहर रहेगा। नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज गिवन टू द कंडक्टर stays at the outermost surface। कंडक्टर को जो चार्ज देंगे वो हमेशा बाहर रहेगा। इसके बारे में और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी भी मैं बताऊंगा, तभी जो है कंडक्शन और इंडक्शन समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर हो जाए, स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल, और इस कंडक्टर पे अगर आपने चार्ज दिया, क्यों? तभी जस्ट आपने सीखा कि जो भी हम चार्ज देंगे वो कहां रिसाइड करेगा, आउटर मोस्ट सरफेस पे, तो इसी पे आएगा, अंदर नहीं रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। इंसुलेटर में जहां रखोगे वहां रह जाएगा। अगर एक कंडक्टिंग है तो जो भी दोगे बाहर ही रहेगा, सरफेस पर रहेगा, क्योंकि चार्ज से मूव कर सकता है, लाइक चार्ज रिपेल करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेगा। अगर ये इंसुलेटर होगा, अंदर रख देंगे, अंदर रह जाएगा चार्ज, यहां रह जाएगा, यहां रह जाएगा, कंडक्टर में नहीं रहेगा, ये ध्यान रखेंगे ऑलवेज। लेकिन एक और अलग बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसमें जो भी आप चार्ज देंगे तो ये तो बाहर में रहेगा ही, आउटर मोस्ट सरफेस पर रहेगा ही, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म, यू माने यूनिफॉर्म। इसका मतलब हुआ कि यहां पे इक्वल एरिया लिया जाए तो इक्वल चार्ज रहेगा। यहां पे हल्का सा एरिया लें, जितना एरिया यहां पे उतना एरिया यहां लूं, हर एक जगह इक्वल एरिया लूं तो चार्ज इक्वल रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। कब? स्फेरिकल कंडक्टर में। बस चार्ज तुम दे दो, कहीं दे दो, यहां रख दो, यहां रख दो, अपने आप ऐसा होना है, इसकी प्रॉपर्टी है। इसलिए जो है स्फेरिकल कंडक्टर पे चार्ज अगर आप देंगे तो बाहर तो रहेगा ही, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, इक्वल एरिया में इक्वल चार्ज आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों होगा सबके बारे में आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बातें और भी ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सब काम देगा। तो ये जो है स्फेरिकल कंडक्टर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अंदर चार्ज नहीं रहेगा। तो लिखिएगा कि चार्ज ऑन स्फेरिकल कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये ऐसे है तो यूनिफॉर्मली रहेगा, लेकिन कोई बगल में मैं चार्ज ला के रख दूं ना, तब उसका भी प्रभाव पड़ेगा, तब ऐसा नहीं रहेगा। मतलब कि जब वो आइसोलेटेड हो, मतलब कि किसी उसके बगल में कोई चार्ज नहीं हो, तब हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हाँ, अगर मैं यहां कोई दूसरा चार्ज ला दूं तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, यूनिफॉर्म फिर नहीं भी रह सकता है। तो इसे मैं इसको लिख देता हूं, चार्ज ऑन स्फेरिकल कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोवाइडेड, इस शर्त पर कि देयर इज नो अदर चार्ज placed nearby it।
अगर इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ नहीं है तो हमेशा बस चार्ज दोगे, इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है और आपने इस पे चार्ज दिया, और चार्ज दिया तो बाहर रहेगा, आप जान गए। चूंकि स्फेरिकल है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगा, ये आप जान गए भी आप। तो आपने क्यों दिया, आई अपने आप जान यूनिफॉर्म होगा। जो सीख लिए, जो सीख लिए उसको यूज करते रहेंगे ताकि आपको ध्यान रहेगा। अच्छा, इसको मैंने इंक्लोज कर दिया एक कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर से। तो एक दूसरा कंडक्टर है, इसका रेडियस मैंने बोल दिया R2, और जो है ये अनचार्ज है, इनिशियली अनचार्ज। अब इस दोनों के बीच में मैं इस तरह से कुछ कर दिया, इसको स्विच बोलते हैं, स्विच या की कहते हैं, की। एक कंडक्टिंग वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है। तभी स्विच जो है ना ऑफ है, सर्किट जो है कंप्लीट नहीं है, कह सकते हैं ओपन है। तो अभी इस तरह सिचुएशन है। अब करें, जैसे ही जो है स्विच को हम ऑन करेंगे या क्लोज करेंगे, इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। तो मैं लिखता हूं हेयर ए एंड बी आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स। जब स्विच को मैं ऑन करूंगा तो दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा बताना है आपको। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी व्हेन स्विच इज ऑन, या इसे कह सकते हैं की इज क्लोज्ड। बात एक ही है। जब मैं ये जो की है इसको क्लोज कर दूं, ऐसे क्लोज कर दूं, तो अब जो है कंप्लीट हो गया है, क्लोज हो गया है, तब क्या होगा बताओ। 30 सेकेंड का सवाल है। पॉज करके सोच लो। बन गया होगा आप लोगों से। अब मैं बताता हूं, ध्यान दें। एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यूज भी करते जाना है, सीखें कैसे कैसे करते हैं। देखो बाबू, जैसे ही मैंने की को क्लोज कर दिया तो ये अब जो है कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हो गया। अब एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हो गया, तो डेट में ये दोनों में एक जो है कनेक्शन आ गया है। कंडक्टर ये है, ये भी कंडक्टर है। कंडक्टर पे जब भी मैं चार्ज दूंगा, कुछ भी हो जाए, हमेशा आउटर मोस्ट सरफेस पे आएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेगा। रीजन, लाइक चार्ज रिपेल करता है। तो अब आप बताओ कि अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया तो इसे कनेक्शन हो गया, माने ये दोनों एक ऑब्जेक्ट बन गया, कनेक्शन है, तो चार्ज फ्लो कर करके अब जो है इस पे आ जाएगा, आउटर मोस्ट पे आ जाएगा। मतलब यह होगा कि इस केस में कि सॉल्यूशन कि अभी ये ऐसा था, जैसे ही आपने कनेक्टिंग वायर से इसे कनेक्ट किया, ये चार्ज फ्लो कर करके अपने आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस पे आउटर मोस्ट सरफेस पे रहेगा चार्ज कंडक्टर में। चूंकि यहां भले एक पतला वायर है, उससे कनेक्शन है, लेकिन है ना कनेक्शन, कनेक्शन है तो चार्ज मूव कर सकता है, कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर सकता है और जो है आउटर मोस्ट सरफेस पर रहेगा।
ये हमारा स्फीयर ए है, ये हमारा स्फीयर बी है। बताओ स्फीयर ए पर फाइनल चार्ज कितना हुआ? तो 0 होगा, सबके सब आ जाएगा बाहर, क्योंकि नियम ही कहता है आउटरमोस्ट सरफेस पर रहना है चार्ज। और बी पे जो चार्ज होगा वह पूरा पूरा आ जाएगा, क्यू था तो क्यू हो जाएगा, तो क्यू चार्ज आ जाएगा। कोई आपसे पूछ दे बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, क्योंकि ये स्फेरिकल है और अगल बगल चार्ज रखा हुआ नहीं है, तुम कहेंगे यूनिफॉर्म होगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। कभी कभी एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या किसी भी तरीके से एक ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर किया जा सकता है? तो जवाब होगा हां। देखो इस केस में कि इस ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज इस पे ट्रांसफर हो गया। जब कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट को कोई कंडक्टर इनक्लोज करे और दोनों के बीच में कनेक्शन आ जाए तो पूरा पूरा चार्ज जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं। इसमें जो एक एक बात मैं बोला बहुत कंसेप्चुअल है, और हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबको आगे प्रूव भी करूंगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मान लें कि आपके पास कोई सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। सॉलिड है माने मटेरियल अंदर ही भरा हुआ है। ये सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है, और कंडक्टर का बना हुआ है, तो बोलेंगे कंडक्टिंग स्फीयर। अब बताओ, अगर तुम इस पे चार्ज दोगे, तुम कहीं चार्ज दो, वो आना है आउटर मोस्ट सरफेस पे, जान गए आप, तो इसी पे चार्ज आएगा। कहीं दे दो, इसमें मूव कर सकता, अपने आप आ जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं कि आपको रखना है इस तरह से, नहीं, जहां रखना वहां रखो, आप अपने आप आएगा। कहां आएगा? आउटर मोस्ट सरफेस पर, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करेगा। बाद में गॉस लॉ से एक अलग तरीके से मैं बताऊंगा इसको, लेकिन अभी इतने ही जाने कि जो भी कंडक्टर में चार्ज देंगे आना आउटर मोस्ट सरफेस पे है। और ये भी मैंने सिखा दिया था कि अगर स्फेरिकल शेप में कंडक्टर हो तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। तो ये हो गया सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। चलो मैं बात करता हूं एक हॉलो अंदर से खाली है कंडक्टिंग स्फीयर की। ये हॉलो अंदर से खाली है कंडक्टिंग स्फीयर। ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। रेडियस सेम रख दिया, मान लीजिए सेम रेडियस का, अंतर इतना ही, सॉलिड है, अंदर से मटेरियल है, ऐसे मटेरियल नहीं है। अच्छा, इसको ही चार्ज मैंने क्यों दिया? तो बताओ, अगर यहां पे जो चार्ज इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां मटेरियल है ही नहीं। जहां मैटर नहीं रहता है बाबू, वहां पे चार्ज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैटर चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का आना या जाना, और इलेक्ट्रॉन रहेगा कहां पर? एटम पे। यहां पे कुछ तो है ही नहीं है, तो इसलिए मैटर होना जरूरी है वहां पर चार्ज होने के लिए। तो इसलिए कुछ भी, वो अंदर में तो खाली है, तो इसलिए यहां पे चार्ज तो आ ही नहीं सकता, चाहे इंसुलेटर ही कहीं हो, कहीं खाली है। तो ये बस यही नहीं सरफेस हो गया। तो यहां मजबूरी है कि जो भी चार्ज आप दोगे उस सरफेस पे ही रहेगा। इसमें अंदर दे सकते थे, लेकिन आ जाएगा बाहर। यहां पे तो यहां पे आ जाएगा। क्यों दिया चार्ज? लेकिन ये जो है कंडक्टर स्फेरिकल शेप में है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगा अपने आप। तो क्यू चार्ज बाहर ही रहा, और चूंकि स्फेरिकल है तो यूनिफॉर्म होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर रहे या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रहे, सेम रेडियस का होना चाहिए। लेकिन तो सेम रेडियस का सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर रहे या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रहे, हमेशा चार्ज जो है बाहर ही रहेगा। जैसे यहां वैसे ही यहां, मतलब दोनों एक तरह का बिहेवियर शो करेगा, आइडेंटिकल होगा। इसीलिए जो है आगे पढ़ाया जाएगा कि जो है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर
सेम रेडियस का हो तो दोनों जो है आइडेंटिकली बिहेव करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मतलब होगा जितना ए इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा उतना ही ए करेगा, जितना ए पोटेंशियल उत्पन्न करेगा उतना ही ए करेगा। सब कुछ सेम तरह की चीजें होंगी, क्योंकि जिस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां है उसी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे होगा, इसमें बाहर उसमें भी बाहर। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि दोनों आइडेंटिकल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोई भी कंडक्टर अगर है चाहे किसी शेप में हो, किसी शेप में हो, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ऑफ एनी शेप, आर्बिट्रेरी शेप का है, इरेगुलर शेप का है, आर्बिट्रेरी शेप का है, कंडक्टर है। लेकिन आप जानेंगे कि जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पर रहेगा। एक एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान में बैठाएं, इसको सुने, तब जो है चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगा। अरे बताओ यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म? तो अगर स्फेरिकल होता तो यूनिफॉर्म होता, अगर स्फेरिकल नहीं है तो यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा, आगे पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। तो अगर जो है स्फेरिकल है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, किसी अन्य शेप में रहेगा तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये जो है हमारा, बस कहेंगे चार्ज बाहर तो आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। हाँ, अगर स्फेरिकल होता तो यूनिफॉर्म होता है, चीज सीखते जाए। लेकिन अब अगली बात सिखा रहे हैं, बाबू कंडक्टर को चार्ज करने पर, या कंडक्टर को एक चीज होता है पोटेंशियल। अब समझ पोटेंशियल क्या होता है, जस्ट चर्चा थोड़ा सा करेंगे एक लाइन, लेकिन डिटेल से पढ़ना है, पोटेंशियल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, समझने के लिए पोटेंशियल थोड़ा सा बताऊंगा मैं। तो जो कंडक्टर है, चार्ज समझ में आ गया, बाहर रहेगा इस समझ में आ गया, स्फेरिकल रहेगा तो यूनिफॉर्म होगा, नॉन अगर जो है किसी शेप में है तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, समझ में आ गया। अब जो है पोटेंशियल की बात करते हैं। तो अगर कंडक्टर के मान लीजिए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल को मैं वी से दिखाता हूं, वी से, तो वी जो है यहाँ पे जब पोटेंशियल 10 वोल्ट है मान लेते हैं, तो यहां भी 10 वोल्ट ही होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, बस जान ले भी। यहां भी 10 वोल्ट होगा, यहां भी 10 वोल्ट होगा, यहां भी 10 वोल्ट होगा, माने हर एक जगह 10 वोल्ट होगा। माने कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, ध्यान रखेंगे। कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, जो यहां वही यहां वही यहां। अगर यहां 20 वोल्ट तो यहां भी 20 वोल्ट, यहां भी 20 वोल्ट। अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है तो आप हर एक पॉइंट के बारे में बता सकते हैं पोटेंशियल क्या होगा। तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, तो इस बोलेंगे कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल बॉडी। कंडक्टर जो है इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है, मतलब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है कंडक्टर के केस में। पोटेंशियल क्या होता है समझने के लिए भी मैं एक लाइन बताता हूं कि किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल, उसकी एक एबिलिटी है जो यह बताता है, किसी भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल है ना, उसकी एबिलिटी है जो यह बताता है कि दूसरा कंडक्टर को अगर मैं उसके कांटेक्ट में लाऊं, दूसरा कंडक्टर को मैं उसके कांटेक्ट में लाऊं तो चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा। मतलब पोटेंशियल जो पैरामीटर है वो बताता है कि अगर दूसरा कंडक्टर उसके कांटेक्ट में आ जाए तो चार्ज फ्लो होगा या नहीं होगा। समझें, मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट लेक्चर में भी कि चार्ज क्यों फ्लो करती है कंडक्टर के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। मान लो एक कंडक्टर है, ये इसके इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो यहां भी 10 वोल्ट होगा, यहां भी 10 वोल्ट होगा, यहां भी 10 वोल्ट होगा, यहां भी 10 वोल्ट होगा। इक्विपोटेंशियल बॉडी अभी जस्ट सीखे। यह दूसरा कंडक्टर है, मान लिया कि इसकी इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो यहां भी 20 वोल्ट होगा, हर एक जगह 20 वोल्ट होगा। अब जो दोनों को मैंने कांटेक्ट में ले आया, कांटेक्ट में करने का दो तरीका, या तो डायरेक्ट उठा के लाओ कांटेक्ट में, या तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो। तो कांटेक्ट में लाया, तो कांटेक्ट में लाया तो एक चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा ये कौन बताएगा? तो ये पोटेंशियल बताएगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम सेम है, बराबर बराबर है, इक्वल है, तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर इसका अलग है इसका अलग है
तो चार्ज फ्लो होगा। मतलब कि पोटेंशियल कंडक्टर का वो एबिलिटी है जो कि ये बताती है, ये तय करती है कि दूसरा कंडक्टर जब कांटेक्ट में आएगा तो चार्ज फ्लो होगा या नहीं होगा। तब पोटेंशियल डिफरेंस है तो एक दूसरे से चार्ज में फ्लो, एक दूसरे कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का जो फ्लो होगा कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब तब तक होगा, अब मान ले कि दोनों का फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाना है, तो अगर इसका समझाने के लिए इसका 15 वोल्ट तो इसका 15 वोल्ट हो जाएगा, दोनों को बराबर हो जाना है। इसे ध्यान रखेंगे कि पोटेंशियल के बारे में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानेंगे तभी आप इंडक्शन समझ सकते हैं, आप आगे का जो प्रोसेस है। इसी के लिए मैं इतना पढ़ा रहा हूं आपको अभी कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें पोटेंशियल होगा। अब पोटेंशियल से ही हम डिसाइड करेंगे कि दो कंडक्टर के बीच में जब कांटेक्ट होगा, कनेक्शन होगा, तो चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा, दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल अलग अलग रहेगा, तो चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगर दोनों का पोटेंशियल पहले से ही सेम है, बराबर है, तो कांटेक्ट में लाने के बाद भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको लिखा भी दूंगा अभी जस्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है। कब तक फ्लो करता है? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और एक बार बता देता हूं, चार्ज दो तरह का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अपने से चलना हो, पॉजिटिव चार्ज को जब स्वतः चलना हो, एक तो वो तरीका हम उठाए और लेके चले गए, तो हम ले गए, अपने से जाना हो स्वतः। तो पॉजिटिव चार्ज को जब स्वतः चलना हो तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलती है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। याद करें फिर से, पॉजिटिव चार्ज स्वतः किधर से किधर चलेगी? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, जबकि नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। तो यहां पे मैंने चार बातें बोला, फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट कि कंडक्टर को पोटेंशियल होगा, और एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वही हर जगह पे होगा, तो कंडक्टर इक्विपोटेंशियल बॉडी हो गया। पोटेंशियल वो एबिलिटी है जो ये बताएगी कि दूसरा कंडक्टर अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा। चार्ज क्यों फ्लो होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। चार्ज कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, और नेगेटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। तो ये सब बातों को आपको ध्यान रखना है। इसको मैं नोट करवा देता हूं। हाँ, तो देखो मैंने लिखा है कि चार्ज क्यों फ्लो करता है, तो चार्जेस फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अदर कंडक्टर। क्यों फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ध्यान रखेंगे, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है। अब कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, ध्यान रखेंगे। नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। और भी ध्यान रखेंगे, मैंने लिखा दिया इसको। अब आगे देखते हैं।